आईआईटी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन है, टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल प्लेट मेटल प्लेट्स हैविंग ए सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू ए डीसी वोल्टेज सोर्स of potential difference capital X. A proton is released at rest midway between the two plates. It is found to move at 45 to the vertical just after released. Then capital X is nearly. और यहाँ पर चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि टू मेटल प्लेट्स है, दोनों पैरेलल रखा हुआ है और वर्टिकल रखा हुआ है। यहाँ पर एक प्रोटॉन जो कि प्लस चार्ज रहेगा वो है जो कि रिलीज़ किया गया है, तो इसका मूवमेंट है जो कि वर्टिकल की ओर डाउनवर्ड की ओर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों प्लेट्स के जो पोटेंशियल है वो पूछ रहा है और बताया गया है कि जो पोटेंशियल है वो बैटरी के द्वारा दिया गया है। तो पोटेंशियल जब जनरेट किया गया है तो यहाँ पर मान लेते हैं एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ निगेटिव। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की ओर। और यहाँ पर जो कि पॉजिटिव चार्ज है जिसको प्रोटॉन कह रहे हैं वो रिलीज किया गया है, तो वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो प्रोटॉन का भार की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल है। तभी है जो कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर वेक्टर एडिशन लॉ पढ़े थे वहाँ पर है जो कि हम लोग देखे थे कि जब दोनों का फोर्स बराबर होगा तो जो नेट रिजल्टिंग फोर्स होता है वो दोनों के बीच में होता है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों का वैल्यू क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। देखते हैं इससे का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई इज इक्वल टू किसके बराबर, mg के बराबर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया है पहले ही कि v बाई डी। डी यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। और Q प्रोटॉन का चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा। और m क्या है, 10। m का वैल्यू यहाँ पर 10 लिया है। और g का m का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटॉन का जो मास है वो लिया है और g का वैल्यू 10 लिया है। तो कैलकुलेशन के यहाँ पर पोटेंशियल तो पूछ ही रहा है, तो पोटेंशियल कैपिटल X दिया हुआ है और यही पूछ रहा है वैल्यू। तो यहाँ पर जो कि फिर कैलकुलेशन करेंगे तो x को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -26, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई हो गया अंदर में, तो यहाँ पर पावर 1 घट गया, घटा नहीं वास्तव में ये पावर बढ़ा है। तो और ये जो है जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है 1.6 और 1.6 कैंसिल हो जाएगा और 10 टू दी पावर -26 बाई 10 टू दी पावर -19 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर जो पॉइंट में है उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में किया है तो 1/100। यहाँ पर ये दोनों जो पावर है, ये जो पावर है 19 -19, उसमें 2 प्लस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर -17 हो जाएगा और -26 मिला करके 10 टू दी पावर -9 वोल्ट। तो इस प्रकार से 1 इंटू 10 टू दी पावर 9 वोल्ट भी लिख सकते हैं इसको। और जो आंसर है ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कंसीडर ए थिन spherical cell of radius capital R with its center at the origin carrying uniform positive surface charge density. The variation of the magnitude of the electric field and electric potential with the distance R from the center is best represented by which graph? यहाँ पर एक स्फेरिकल सेल है और उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। और उसके बाद जो वेरिएशन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का आर के साथ, वो उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार से कुछ ग्राफ दिया हुआ है A B C D इस प्रकार से करके। जो डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लाइन फ्रैक्शन नहीं है वो है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कि हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, उसके बाद ग्राफ मिलाएंगे। तो स्फेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है। ये मान लेते हैं एक स्फेरिकल सेल है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर, जो मेटालिक स्फेरिकल सेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो, और पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और जैसे ही स्फेयर से बाहर निकलते हैं और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता जाता है? डिक्रीज कर जाता है। किस इक्वेशन से? इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड KQ/R²। मतलब जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसके इन्वर्स में R² के बराबर डिक्रीज करता जाएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल स्फेयर के अंदर कांस्टेंट होता है। स्फेयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट कितना होता है? KQ/R के बराबर, मतलब जो रेडियस है उसके बराबर। फिर है जो कि जैसे ही स्फेयर से बाहर निकलते हैं, पोटेंशियल क्या होता है? KQ/r, मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उस प्रकार से उसके इन्वर्स में यानी 1/r के अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल घटते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो स्फेयर के अंदर, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है इससे जो कि मैच करता है ये सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लैक कलर का लाइन जो डॉटेड नहीं है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग देखते हैं कि स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? जीरो। तो यहाँ पर जो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? जीरो। मतलब जो कैपिटल R डिस्टेंस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? जीरो। कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पहले नहीं है, नहीं प्राप्त हो रहा हम लोग को। और जैसे ही स्फेयर से बाहर निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? KQ/R²। मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के KQ/R² का वैल्यू यदि यहाँ पर है तो इस प्रकार से इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर जो डिक्रीज करेगा वो 1/R² के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता हुआ रहेगा। फिर उसी प्रकार से पोटेंशियल के बारे में देखते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है? ये स्फेयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे कि इस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लिया कि पोटेंशियल यहाँ पर है स्फेयर के अंदर, और वो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? KQ/R। तो जब तक कैपिटल R, मतलब जब तक रेडियस तक नहीं पहुंच जाते हैं, इसके सरफेस के ऊपर तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक ये क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वेरी नहीं करेगा। तो यहाँ से लेकर के जीरो से लेकर के ये कैपिटल R तक पोटेंशियल क्या होगा? वेरी नहीं करेगा। जीरो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसके रेडियस को, और उसके बाद जैसे ही रेडियस से बाहर बड़ा होता है, स्फेयर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, R डिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो वो पोटेंशियल क्या होगा? इस प्रकार से 1/R के अकॉर्डिंग वेरी करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से डाउनवर्ड वेरी करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/R² के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है वो 1/R के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है वो सही है। और भी एक दो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मान लिया कि ऑप्शन सी देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस पॉइंट के इस ग्राफ के अनुसार से यहाँ पर कह रहा है कि जो पोटेंशियल है वो जीरो है, लेकिन वास्तविक में क्या पोटेंशियल इसके अंदर जीरो होता है? नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि जैसे जैसे रेडियस की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाता है, सेंटर से डिस्टेंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है। लेकिन ये हम लोग क्या है जानते हैं कि गलत है, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि जो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और उसका कुछ फिक्स वैल्यू होता है, वो वेरी नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कांस्टेंट कर रहा है, लेकिन हम लोग पहले ही पता है कि स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? जीरो। फिर उसी प्रकार से और सब देखेंगे तो सब का सब कुछ न कुछ गलती आ जा रहा है। यहाँ पर तो दोनों कह रहा है कि दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ न कुछ वैल्यू है। यहाँ पर तो ये पोटेंशियल का ग्राफ सही लग रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है वो गलत है। यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ सही है और पोटेंशियल ग्राफ गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ये भी है जो कि 2012 में पूछा हुआ था, ऑप्शन हम लोग का डी सही हो गया। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि 2001 में पूछा हुआ था शायद। यहाँ पर कह रहा है इसमें कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
pointing in positive x direction exist in a region. Let capital A be the origin, B be the point on the x-axis at x is equal to +1 centimeter, and C be the point on y-axis at y is equal to +1 centimeter. Then the potential at point A, B and C satisfy. मतलब उसके बाद ये रिलेशन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो कि पॉइंट ए को बोला है कि ये ओरिजिन के ऊपर है, और यहाँ पर पॉइंट बी है एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर की ओर, यहाँ पर पॉइंट बी है। और जो पॉइंट सी है वो बाई एक्सिस के ऊपर +1 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा। ये हो गया सी। तो पोटेंशियल पूछ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो कन्फर्म है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे, पोटेंशियल का वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि यूनिफॉर्म है, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और बाई एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कहीं पर भी मूव करते रहेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू नहीं बदलेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाएगा। तो इस रिलेशन से हम लोग को पता चल गया कि जो पोटेंशियल ए का है और पोटेंशियल सी का है, उसका दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। पोटेंशियल ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, पोटेंशियल बी से, क्योंकि ये है जो कि सोर्स चार्ज के नज़दीक है और बी क्या है, उससे थोड़ा दूर है, तो पोटेंशियल किस में ज़्यादा हो जाएगा, ए में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी प्रकार से यदि हम लोग सी और बी के बीच में रिलेशन कहेंगे, तो पोटेंशियल सी का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल ए का कम है और बी का ज़्यादा है, जो कि ये क्या है, गलत है। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि पोटेंशियल ए का ज़्यादा है और बी का कम है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल ए का कम है और सी का ज़्यादा है, जबकि पोटेंशियल ए और सी दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर डी में कह रहा है कि पोटेंशियल ए ज़्यादा है और पोटेंशियल सी कम है, तो इस प्रकार से ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, बी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर, ये टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे पूछना है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। वहाँ पर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।